हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो हमने थर्ड प्रॉफ के लिए थर्ड प्रॉफ के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम है काय चिकित्सा सीरीज, जो कि काय चिकित्सा सब्जेक्ट के ऊपर इस सीरीज को हमने बनाया है। अभी तक मैंने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया था और मैंने बोला था कि अगर आपका फीडबैक वगैरह नहीं आएगा, वीडियो पे लाइक वगैरह नहीं आएंगे, तो मैं शायद इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन कुछ दिनों से इस सीरीज़ के लिए मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको वापस से रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था रक्त व श्रोत्र, जो कि है टॉपिक नंबर 7 हमारे सिलेबस का, पेपर वन का यहाँ पे मैं भूल गया पेपर 1 लिखना। तो ये पेपर 1 का टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें रक्त व श्रोत्र से रिलेटेड व्याधि के बारे में दिया गया है। जो फर्स्ट वीडियो था वो था कामला के ऊपर, जिसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं जॉन्डिस से मॉडर्न टर्म्स में। और ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है रक्त पित्त के ऊपर। तो सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट कुछ बातें जाननी ज़रूरी है कि हमें जो फाइनल ईयर है हमारा या फिर थर्ड प्रॉफ है, उसमें हमारे सिलेबस में पुराना सिलेबस के जैसा नहीं है। हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना है? संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक के ऊपर हमें, क्योंकि संप्राप्ति विघटन करना है। उस व्याधि का चिकित्सा सिद्धांत क्या है वो जानना जरूरी है। उसका शोधन चिकित्सा और उसका संशमन चिकित्सा, ये 4 पॉइंट हमें किसी भी व्याधि के लिए, किसी भी श्रोतस के किसी भी व्याधि के लिए जानना जरूरी है। तो मेरा जो ये काय चिकित्सा का सीरीज है उसी के ऊपर फोकस रहेगा, ये 4 पॉइंट के ऊपर फोकस रहेगा। बाकी हम कुछ भी डिस्कस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं अपने न्यू एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू एनसीआईएसएम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इन्हीं पॉइंट को डिस्कस करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में रक्त पित्त व्याधि के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा संप्राप्ति। संप्राप्ति में क्या होगा कि जो भी उपरोक्त निदानों का हमने सेवन किया, अभी जो निदान होंगे क्या हो सकते हैं? वो पित्त को बढ़ाने वाले पित्त प्रकोपक निदान हो सकते हैं और रक्त को दूषित करने वाले निदान हो सकते हैं। तो आप जाके पित्त और रक्त को दूषित करने वाले निदान देख सकते हैं। तो क्योंकि ये ज़्यादा जो निदान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा एनसीआईएसएम मान के चल रही है कि हमें जो निदान पंचक है किसी भी डिजीज से रिलेटेड, वो हमें आता है, हमने सेकेंड ईयर में कर लिया है वो। इसलिए उन्होंने जो फाइनल ईयर का सिलेबस है उसमें चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो निदान का सेवन किया, उससे क्या होगा? जो बढ़ा हुआ पित्त का प्रकोप होगा। अब जब पित्त का प्रकोप होता है तो वो अपने स्थान से निकलकर रक्त धातु में जाकर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि जो पित्त है वो रक्त से ही उत्पन्न होता है, रक्त का मल जो है होता है वो पित्त होता है। ठीक है, उसके कारण वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पित्त है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और रक्त को भी दूषित कर देता है। और हम जानते हैं कि जो पित्त होता है उसमें क्या होता है? उष्ण गुण होता है। मतलब इसका जो गुण होता है, आप जब देखेंगे पित्त का गुण, तो 6 गुणों में उष्ण गुण भी आता है। तो उष्ण गुण से क्या करता है पित्त? जो मांस आदि धातु है उनके द्रव धातु को निकालता है और जो रक्त वाहिनियाँ यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उसमें रक्त की वृद्धि कर देता है। बेसिकली जो फ्लूइड लेवल है उसको इंक्रीज कर देता है और ऐसे जो है वो रक्त की वृद्धि करके रक्त की प्रवृत्ति करता है। कहाँ? ऊर्ध्व भाग से या फिर अधोभाग से या फिर पूरे संपूर्ण शरीर में, यानी कि जब तिर्यक दिशा में जाता है तो वो संपूर्ण रोम कूपों से ही निकलने लगता है। तब जाके जो व्याधि उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पित्त कहते हैं। थोड़ा सा चक्र समझ लेते हैं तो कैसा है? जब हम लोग संचयावस्था देखेंगे तो संचयावस्था में हम क्या कर रहे हैं? निदान का अति सेवन कर रहे हैं। ठीक है, जो भी पित्तवर्धक निदान है, रक्त की दुष्टि करने वाली जो भी निदान है उसका हम लोग अति सेवन कर रहे हैं। फिर हम लोग जब ये व्याधि प्रकोप अवस्था में आएगी तब क्या होगा? पित्त का प्रकोप होगा और जो प्रकोपित हुआ पित्त है वो जाके रक्त की दुष्टि करेगा। फिर स्थान संचय कहाँ पे होगा? तो पित्त और रक्त जो है वो इनका संयोग होना ही स्थान संचय होता है। और धातुओं में पित्त की ऊष्मा के कारण उनका द्रव्य धातु पिघल करके बाहर आता है और कहाँ पे जाता है? जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनमें रक्त की वृद्धि होती है, फ्लूइड का लेवल बढ़ता है, उसको हम लोग व्यक्त
व्यक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है, व्यक्त अवस्था होने के बाद जो रक्त है वो ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और समस्त रोमकूपों से निकलने लगता है और भेद अवस्था में रक्त पित्त रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये था हमारा संप्राप्ति चक्र और संप्राप्ति। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से घटक इन्वॉल्व हैं। तो दोष मेनली कौन इन्वॉल्व है? पित्त दोष इन्वॉल्व है। दुष्य के रूप में यहाँ पे रक्त आ जाएगा। ठीक है, रक्त धातु। स्रोतस, रक्तवा स्रोतस की ये व्याधि है। अधिष्ठान कहाँ पे हो रहा है? यकृत और प्लीहा। क्योंकि अगर तुम देखोगे जो रक्तवा स्रोतस है उसका मूल स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा बोला है। ठीक है, यकृत और प्लीहा बोला है, इसलिए अधिष्ठान जो है वो यकृत और प्लीहा आ जाएगा। स्रोतस की दुष्टि क्या हो रही है? तुम ही समझो, विमार्ग गमन हो रहा है, ऑब्वियसली ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तिर्यक दिशा में भी जा रहा है, तो विमार्ग गमन हो रहा है। इसका स्वभाव कैसा है? तो ये एक्यूट होता है, आंसुकारी, सडन यहाँ पे इसका ऑनसेट देखने को मिलता है। अग्नि पे क्या प्रभाव पड़ता है? रक्त पित्त अगर डेवलप होता है तो कोई भी व्याधि हो वहाँ पे मंद अग्नि वहाँ पे डेवलप होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो यहाँ पे रसवा और रक्तवा जो धात्वा अग्नि है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसका ज़्यादा मंदता वहाँ पे देखने को मिलता है। साध्यता असाध्यता की बात करें तो ये कृच्छ साध्य व्याधि के अंतर्गत आता है। तो ये हमने जो है वो अपना पहला पॉइंट संप्राप्ति और संप्राप्ति घटक देख लिया। अब हम लोग चलते हैं चिकित्सा सिद्धांत के ऊपर, जो कि है हमारा सेकेंड पॉइंट। सबसे पहले आचार्य ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि जिस रोगी में मांस बल छीन नहीं हुआ हो, मतलब मांस का बल अच्छा हो और वो व्यक्ति जो है वो उचित रूप से भोजन करता हो, व्यक्ति में दुष्ट उभरे हुए रक्तपित्त को प्रारंभ में नहीं रोकना चाहिए। अर्थात जो बलवान रोगी होते हैं उसमें स्तंभन पहले नहीं करना चाहिए, जो रक्त निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या देते हैं आचार्य कि जब आम दोष बढ़ने से उभरा हुआ जब पित्त अगर रक्त पित्त उत्पन्न कर रहा है, यानी कि ये जो पित्त है इसकी अवस्था कैसी है? साम अवस्था है, मतलब आम के साथ है, तब हम लोग क्या करेंगे? उसमें लंघन कर्म करेंगे, उसको लंघन कर्म करने के लिए बोलेंगे। फिर क्या बोलते हैं आचार्य कि अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो तुम लंघन कराओ, और अगर अधोगत रक्तपित्त है तो तर्पण कराओ। इसका यहाँ पे इन्होंने समझाया भी है, ऐसा क्यों? तो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त जब तुम देखोगे तो उसमें कफ का अनुबंध रहता है, और इस कफ का अनुबंध रहता है, और जो निदान का सेवन होता है वो भी कैसा? स्निग्ध और उष्ण निदानों का सेवन होता है, जो कि पित्त और कफ को दूषित करता है। इसलिए यहाँ पे लंघन करने के लिए इन्होंने बोला है, लंघन हितकर होता है। वहीं पे तुम अगर अधोगत रक्तपित्त देखोगे तो वहाँ पे वात का अनुबंध होता है, और वात अनुबंध के निदान कैसे होते हैं? रुक्ष और उष्ण निदान से वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्य ने ब्रूहण या फिर तर्पण करने के लिए बोला है, ये सब हितकर होता है। जब तुम अधोगत रक्तपित्त और ऊर्ध्वगत में लंघन और तर्पण कर लोगे, तब जो लंघनीय रोगी है उसमें लंघन के बाद तुम क्या दोगे? ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में तर्पण कराओ। ठीक है, और अधोगत रक्तपित्त में पेया ये हितकर माना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग लंघन करा लेंगे रोगी का ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में, तब हम लोग उसका तर्पण कराएंगे, और जो अधोगत रक्तपित्त है उसमें तर्पण के बाद पेया पिलाएंगे। ठीक है, तर्पण के लिए द्राक्षा, दूध, मांस रस, अम्ल पदार्थ ये सब जो है वो हितकर माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद रक्त पित्त में संशोधन कैसे करें? ठीक है, यहाँ पे ये संशोधन वाला पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो संशोधन कैसे करना है? संशोधन का विचार, तो अगर संतर्पण से उत्पन्न हुआ रक्तपित्त है और बलवान रोगी है और उसमें कोई भी उपद्रव नहीं है, तब हमें संशोधन के लिए सोचना है, संशोधन के लिए सोचना है। और अगर ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है तो उसमें विरेचन कराओ, उल्टा जाना है। अगर ऊपर से खून निकल रहा है तो विरेचन करा दो, और अगर अधोगत रक्तपित्त है तो तुम उसमें वमन करा दो। ठीक है, वो वमन कर्म उसमें श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा संशोधन वाला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद कुछ और स्टेटमेंट बताते हैं आचार्य कि रक्त पित्त के रोगी में अम्ल द्रव्य हितकर माना गया है, क्योंकि वहाँ पे रक्त का क्षय हो रहा है ना, रक्त बाहर निकल रहा है। तो अगर तुम रक्त क्षय के श्लोक देखोगे तो वहाँ पे आचार्य ने बोला भी है अम्ल शिशिर प्रीति, इसलिए यहाँ पे अम्ल द्रव्य को हितकर बोला है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रक्त पित्त में
अगर रक्त की गांठ पड़ गई हो, वहां पे क्लॉट बन गया है, तब तुम क्या करोगे, कबूतर के वीट का, पारावत वीट का चूर्ण मधु के साथ देने से जो ग्रंथि यानी कि जो क्लॉट बना है वो विलयित हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, तो इसको याद में रखना। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से पक्षी का वीट यूज करते हैं हम लोग जब रक्त का गांठ यानी कि ग्रंथि बन जाती है। तो उसके बाद तो नॉर्मल सा है कि रक्तपित्त के रोगी में यदि छीन है, गर्भिणी है, बालक है, वृद्ध है, सूर्य संताप से पीड़ित है या फिर अति श्रम से छीन हुआ व्यक्ति है, उसमें संशोधन कर्म नहीं करना है, संशमन औषधि का ही प्रयोग करना है, उससे ही चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो हमने ये चिकित्सा सिद्धांत वाला पॉइंट और संशोधन वाला पॉइंट भी देख लिया, लेकिन फिर से यहाँ पे संशोधन क्या क्या कर सकते हैं। वमन करना है जब अधोगत रक्तपित्त है, विरेचन करना है जब ऊर्ध्वगत रक्तपित्त है, और स्तंभन करना है। स्तंभन कब करना है, जब जो अशुद्ध रक्त निकल जाए तो बाद में, थोड़े टाइम बाद में स्तंभन करना है। उसमें भी हम लोग अवपीड़ नस्य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोज ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें हम लोग अवपीड़ नस्य का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा संशमन चिकित्सा, जो कि ओपीडी लेवल में हम लोग देते हैं। संशमन चिकित्सा में क्या करना है, तो सबसे पहले कौन सा रस यूज कर सकते हैं, कौन सा भस्म या फिर पिष्टी यूज कर सकते हैं। अभी रस कभी भी बोले ना तो उसकी मात्रा कितनी लगोगे, तो 125 से 250 mg। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो वो सब अवॉइड करना। ये क्या है, मात्रा, मात्रा कितनी होनी चाहिए, 125 से 250 mg। और अनुपान हम लोग शहद या फिर जल के साथ दे सकते हैं। कौन कौन से रस यूज करोगे, बोल परपटी यूज कर सकते हो, बोल बद्ध रस है वो यूज कर सकते हो, चंद्रकला रस है वो यूज कर सकते हैं, और हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रवाल पंचामृत। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बोल परपटी, बोल बद्ध रस, चंद्रकला रस और प्रवाल पंचामृत अगर हमें रस यूज करना है तो हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, वटी में क्या यूज कर सकते हैं, तो एला आदि वटी और तीक्ष्ण आदि वटी हम लोग यूज कर सकते हैं। वटी की मात्रा कितनी देनी है, तो 250 से हम लोग 500 mg मात्रा दे सकते हैं। अनुपान में हम लोग जल दे सकते हैं। थर्ड है चूर्ण। चूर्ण कौन सा यूज करना है, तो मात्रा सबसे पहले देखते हैं। चूर्ण की मात्रा 3 to 6 ग्राम हम लोग यूज करते हैं, और अनुपान में हम लोग जल या फिर दूध के साथ दे सकते हैं। तो जितने भी शीत वीर्य वाले चूर्ण होते हैं वो सब हम लोग यूज कर सकते हैं। सबसे मेन क्या है, आट्रूषक आदि चूर्ण, लाक्षा आदि चूर्ण और उशीर आदि चूर्ण, ये 3 चूर्ण हम लोग यूज कर सकते हैं रक्तपित्त में। उसके बाद आता है हमारे पास क्वाथ। क्वाथ में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला है आट्रूषक आदि क्वाथ। ये जो है वो चरक चिकित्सा स्थान में रक्तपित्त चिकित्सा में आया हुआ है। आट्रूषक आदि क्वाथ, वाशा आदि क्वाथ हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर पद्मक आदि काढ़ा हम लोग यूज कर सकते हैं रक्तपित्त में। ये तीनों बहुत ही अच्छे काढ़े हैं जो कि रक्तपित्त में यूज किए जाते हैं मोस्ट कॉमनली। मात्रा 20 to 30 ml बीडी में हम लोग देते हैं, और अनुपान के रूप में हम लोग जल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आसो अरिष्ट। आसो अरिष्ट में क्या यूज करोगे, तो आसो अरिष्ट में हम लोग पत्रांग आसो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग इनकरेक्ट है, पत्रांग आसो ऐसा है, पत्रांग आसो। उसके बाद है लोद्र आसो। पत्रांग आसो और लोद्र आसो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आसो अरिष्ट की मात्रा कितनी, अगेन क्वाथ जितनी रहेगी, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जितना आसो या फिर अरिष्ट ले रहे हैं उतना ही जल हमें, इक्वल क्वांटिटी ऑफ जल हमें मिला के पीने के लिए पेशेंट को बोलना है। उसके बाद घृत में कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वासा आदि घृत है, दुर्वा आदि घृत है, शतावरी आदि घृत है। हम लोग 3 घृत यूज कर सकते हैं। देखो, याद करने के लिए बहुत सारे घृत याद कर सकते हो, बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें अलग अलग घृत दिए हुए हैं। मिनिमम जितना याद हो सके उतना लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्याधि है, बहुत सारे हमें औषधि याद रखनी है, इसलिए मिनिमम हम लोग 3 हम लोग याद करते चलते हैं। घृत में वासा आदि घृत, दुर्वा आदि घृत और शतावरी आदि घृत दे सकते हो। मात्रा कितनी लेनी है, 10 से 30 ml के बीच में हम लोग दे सकते हैं। अनुपान में हम लोग को उष्ण जल या फिर दूध के साथ मिला के दे सकते हैं।
और लास्ट है हमारे पास पाक, अवलेह और खंड में क्या दे सकते हैं, तो हम लोग कुष्मांड अवलेह, खंड कुष्मांड अवलेह हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वासा का खंड यूज़ कर सकते हैं और वासा खंड कुष्मांड भी यूज़ कर सकते हैं। रक्त पित्त कभी भी व्याधि तुम्हारे ध्यान में आए ना तो दो चीज़ याद रखना, दो द्रव्य याद रखना। एक है वासा जो कि रक्त पित्त में बेस्ट माना गया है, आग्रह है, रक्त पित्त में आग्रह है, और दूसरा है अट्रूषक जो कि चरक ने यूज़ किया है, अट्रूषक। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना। बाकी कुष्मांड अवलेह याद रख सकते हो, वासाखंड याद रख सकते हो। ठीक है, मात्रा कितनी दोगे, 15 to 20 ग्राम हम लोग मात्रा देते हैं और दूध के साथ देते हैं। तो ये जो है हमने रक्त व स्रोतस का रक्त पित्त व्याधि भी पढ़ लिया है, जिसमें हमने संप्राप्ति संप्राप्ति घटक देखा, चिकित्सा सिद्धांत देखा, शोधन चिकित्सा देखा और संशमन चिकित्सा देखा। तो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ वीडियो के ऊपर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक करें वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, 2-3 बुक को रेफ़र करके कंटेंट बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है एटलीस्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।